हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा 28 जनवरी 2023 का पेपर। इससे पहले हमने इसके काफ़ी पेपर करा दिए, ना देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है और उसका हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों को अपने और दूसरे के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? तो ऑप्शन ए है भाषा विकास, ऑप्शन बी है नैतिक विकास, ऑप्शन सी है शारीरिक विकास और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विकास। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट। हमारी व्याख्या यह रही है कि हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की जो योग्यताएं होती हैं उनका वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी नैतिक विकास का क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करते हैं। यानी जो नैतिक विकास होते हैं वो मुख्य रूप से क्या करते हैं, व्यक्तियों के अपने और दूसरों के जो कार्य और व्यवहार होते हैं उनमें तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करते हैं। नैतिक विकास का अर्थ है यानी मोरल डेवलपमेंट के क्या मीनिंग है, सही और गलत, उचित और अनुचित के बीच अंतर करना सीखना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन सबके बीच में जो डिफरेंस है वो करना सीख जाना। नैतिक विकास सामाजिक अपेक्षाओं तथा मानदंडों से प्रभावित होता है। इसमें एक व्यक्ति इस आधार पर निर्णय लेता है कि उनके पारस्परिक संबंधों को कैसे प्रभावित करेगा। ठीक है, नैतिक विकास से जो होता है वो समाज की जो अपेक्षाएं होती हैं और मानदंड होते हैं उनसे प्रभावित होता है और इस आधार पर वो निर्णय भी लेता है कि उनके आपस के जो संबंध हैं यानी पारस्परिक संबंध हैं उनको वो कैसे प्रभावित करेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है। यानी इसमें से कौन सा सिद्धांत है वो ये बताएगा कि विकास जो होता है वो सिर से पैर तक होता है। ऑप्शन ए है विकास पूर्वानुमेय है, ऑप्शन बी है विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, ऑप्शन सी है विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है और ऑप्शन 4 है कि बच्चों के विकास की दर में विभिन्नताएं होती हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा ये बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक है, यानी विकास जो होता है वो सर से पैर तक होता है, यानी विकास जो होता है वो एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शंस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि विकास यानी कि जो डेवलपमेंट है वो विकास के दिशा सिद्धांत के अनुसार विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले बालक का सिर विकसित होता है तथा उसके बाद उसके पैर। ठीक है, यही बात उसके अंगों के नियंत्रण पर भी लागू होती है। अर्थात बालक जन्म के कुछ समय बाद जो सर होता है उसको उठाना प्रारंभ करता है। 9 महीने की आयु में वह सहारा लेकर बैठने लगता है। धीरे धीरे खिसक कर चलते चलते वह पैरों के बल 1 वर्ष की आयु तक खड़ा होने लगता है। ठीक है, पहले क्या होते हैं कि उसका सर विकसित होता है, फिर उसके पैर विकसित होते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि वो धीरे धीरे उठना चाहता है। 9 महीने की आयु में वो लोग उसे सहारा देते तब उठता है, फिर धीरे धीरे खिसक कर चलते चलते वह पैरों के बल पर 1 वर्ष तक वो खड़ा होकर भी चलने लगता है। ठीक है, वो खड़ा होने लगता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कथन और तर्क वाला है। तक कथन कह रहा है कि अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। जो हमारे अभिभावक होते हैं उन्हें बाल्यावस्था की देखभाल है उससे संबंधित जो चर्चा है उसमें शामिल कर लेना चाहिए। तर्क है कि बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। ठीक है, बाल विकास जो होता है वो किससे होता है, परिवार के प्रवेश से प्रभावित होता है। तो बताइए इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है और चौथा कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या
करता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा है उसमें शामिल करना चाहिए, जिससे कि बच्चों की कमियों, उनकी रुचियों और आवश्यकताओं को जाने तथा उसके अनुसार समाधान व अनुकूल सामग्री उपलब्ध करा सकें, जिससे कि ऐसे परिवेश का निर्माण कर सकें जिसमें बालक का अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, क्योंकि बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। मतलब जब बाल्यावस्था से संबंधित कोई चर्चा हो रही है तो उसमें हमें अपने जो अभिभावक हैं उन्हें ज़रूर शामिल करना चाहिए, जिससे वो पता चला सके कि बच्चों में क्या कमियां हैं, क्या उनकी रुचियां हैं, क्या उनकी आवश्यकताएं होती हैं, सबको जान सके, उससे उस तरह का समाधान कर सके और उनके अनुकूल जो सामग्री है वो उपलब्ध करा सकें। ठीक है, तो ये और दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए है मूरत संक्रियात्मक, ऑप्शन बी है संवेदी गामक, ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक और ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मूरत संक्रियात्मक। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी। उनके अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा मूरत संक्रियात्मक में आ जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु को हम मूरत संक्रियात्मक चरण कहते हैं। इस चरण में बच्चे वस्तुओं को समूह और उपसमूह में वर्गीकृत करने लगता है। इसमें क्या करता है बच्चा, जो कोई वस्तु होती है उसको समूह या फिर उपसमूह में क्या कर देता है, वर्गीकृत कर देता है तथा संख्या, क्षेत्रफल और आयतन के संरक्षण की क्षमता विकसित कर लेते हैं तथा उनमें भार, नाप तोल की जानकारी व समझ जो है वो आ जाती है। इस चरण में बच्चों में वर्ग समावेशन की अवधारणा भी आ जाती है तथा वे एक साथ एक ही समय पर विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने में भी सक्षम इसी चरण में हो जाते हैं। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी और इसका मैंने शॉर्ट्स भी बनाया, ना देखा हो तो देख लेना। सबसे पहले ये थी संवेदी गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष तक थी। फिर थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक थी। फिर थी मूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक थी। फिर आमूरत संक्रियात्मक अवस्था जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ये 11 से किशोर अवस्था तक थी। ठीक है, और ये चारों अवस्थाओं के बारे में एग्जाम में पूछ लेता है कि कितनी अवस्थाएं दी, 4 दी, कौन कौन सी दी है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, शॉर्ट भी बना रखा है, तो देख लेना। पूछ रहा था इनमें से कौन सी नहीं दी, तो जो नहीं दी वो उसको, इसमें से जो नहीं है वो नहीं दी। ठीक है, आगे मेरा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? ऑप्शन ए है संवेदी गामक, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी है मूरत संक्रियात्मक, ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक। संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूरत संक्रियात्मक जिसे अनौपचारिक संक्रियात्मक कहते हैं 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक जिसे हम आमूरत संक्रियात्मक कहते हैं ये 11 से किशोर अवस्था तक। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जिसे आमूरत संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार इसी चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर जो बच्चे होते हैं वो परिकल्पनात्मक रूप में सोचने लगते हैं और ये अवस्था 11 से 15 वर्ष तक की आयु में होती है। इसे आमूरत संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है उसे आमूरत भी कहते हैं, भी याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। इस चरण में बच्चों की जो मानसिक क्षमता होती है वो अधिकतम स्तर पर विकसित किया जा सकता है, यानी बच्चों की जो मानसिक क्षमता होती है इसी अवस्था में अधिकतम स्तर पर उसे विकसित कर सकते हैं, जिससे वे काल्पनिक व निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम हो जाते हैं। इस अवस्था में बच्चों में आमूरत सोच विकसित होती है और वे गणितीय समस्याओं की जो संरचना है उसको भी समझने लगते हैं। ठीक है, हमारे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है दंड देना चाहिए, ऑप्शन बी है पुरस्कार, ऑप्शन सी है स्कैटफोल्डिंग यानी कि पहाड़, ऑप्शन डी है नकारात्मक प्रतिपुष्टि यानी कि निगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक बिल्कुल नहीं, दंड बिल्कुल नहीं और पुरस्कार भी नहीं। यहाँ पे हमारे स्कैफोल्डिंग यानी कि पहाड़ देना चाहिए। ठीक है, कोई बच्चा अगर कोई भी चीज़ करने में असमर्थ है तो उसे हम अगर स्कैफोल्डिंग यानी कि पहाड़ या ढांचा देंगे वो अच्छे से उसे कर पाएगा। ठीक है, और व्याख्या कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापक को पहाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग देना चाहिए। स्कैफोल्डिंग बालक को सीखने में एक ऐसी सीढ़ी की भांति कार्य करता है जो उसे शिखर तक ले जाती है और उस शिखर पर पहुंचकर बालक अपनी अधिगम के जो अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याएं उनका समाधान कर लेता है। ठीक है, यानी बालक जो होता है वो यहाँ तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, यहाँ तक करना चाहता है, बीच में जो हेल्प करेगी टीचर उसे ही पहाड़ कहेंगे। ठीक है, और यह पहाड़ छात्र के अनुभव, कौशल और ज्ञान का उत्तम विकास करने हेतु बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम इतनी हेल्प नहीं करेंगे वो आगे जीवन में कैसे बढ़ पाएगा। इसीलिए इसके अंतर्गत छात्र क्रमबद्ध रूप से अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। इसके लिए बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, यानी पहाड़ या ढांचे का प्रयोग लेव वाइगोत्स्की ने देने के लिए कहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की ने देश विकास में वृद्धि देश के इस्तेमाल पर बल दिया है। तो ऑप्शन ए है शारीरिक पारस्परिकता, ऑप्शन बी है नैतिक पुरस्कारों, ऑप्शन सी है सामाजिक स्मृति सहायक विधियों और ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरणों। तो बताइए लेव वाइगोत्स्की ने देश विकास में वृद्धि देश के इस्तेमाल पर बल दिया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कल्चरल टूल्स कॉग्निटिव, यानी कि लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हेतु सांस्कृतिक उपकरणों के इस्तेमाल पर बल दिया है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हेतु सांस्कृतिक उपकरणों के इस्तेमाल पर बल दिया जाता है। इनके सिद्धांतों को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। इनके सिद्धांतों को क्या कहते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्योंकि बालक का विकास समाज के द्वारा होता है। कि बालक का विकास कैसे होता है? हमारे समाज के द्वारा, तथा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बालक ज्ञान के अनुभव को प्राप्त करता है। और समाज में जो अंतःक्रिया होती है उसके द्वारा बालक जो होता है वो ज्ञान के अनुभव को प्राप्त करता है। बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार जो होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक उपकरण जो लैंग्वेज यानी कि भाषा होती है वो होती है, जिसके द्वारा बालक का संज्ञानात्मक व संपूर्ण विकास होता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए है कॉर्नाड लॉरेंज, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी है लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन डी है एरिक एरिक्सन। तो बताइए इसमें से वो कौन थे जिन्होंने बालकों के नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, क्योंकि जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, देखो ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जरा इसको देख लो अच्छे से। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। इन्होंने अपने इस सिद्धांत को 3 स्तरों 6 चरणों में विभाजित किया। तो पूछ लेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांतों के कितने स्तर थे? तो 3 स्तर थे। कितने चरण थे? तो 6 चरण थे। पहला था पूर्व परंपरागत स्तर जो कि 4 से 10 वर्ष तक था। इसमें दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सहायक विनिमय अभिविन्यास था। दूसरा है परंपरागत स्तर जो कि 10 से 13 वर्ष तक था। इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास और कानून और व्यवस्था अभिविन्यास है। तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है, और इसमें सामाजिक अनुबंधन उपन्यास यानी कि सार्वभौमिक सिद्धांत है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने स्तर दिए? 3। कितने चरण दिए? 6। पहला था पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा था परंपरागत स्तर, तीसरा था उत्तर परंपरागत स्तर। पहला था 4 से 10 वर्ष, दूसरा था 10 से 13 वर्ष, तीसरा था 13 से आगे वर्ष के लिए। ठीक है, पहले में दंड और आज्ञा पालन था, सहायक विनिमय था। दूसरे में अच्छा लड़का अच्छी लड़की थी और कानून और व्यवस्था थी।
और तो आगे में सामाजिक अनुबंधन और सार्वभौमिक सिद्धांत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कथन और तर्क वाला है। हमारा कथन कह रहा है कि क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है, और तर्क कह रहा है कि शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। तो सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो पहला है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा कह रहा है और दोनों गलत हैं। सही आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। क्रिया आधारित जो शिक्षण अधिगम होता है उसको क्या माना जाता है? बाल केंद्रित माना जाता है। इस पद्धति में बच्चों की इंद्रियों को उत्तेजित कर व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो बच्चों की इंद्रियां होती हैं उन्हें उत्तेजित करके उन्हें व्यवहार की जो गतिविधियां होती हैं उनमें शामिल करने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों का काम केवल नोट्स लेकर पढ़ने और सुनने का नहीं होता, बल्कि उन्हें कई अलग अलग गतिविधियों के जरिए पढ़ाया और सिखाया जाता है। इसमें ये पुरानी परंपरा नहीं होती है कि हमने उन्हें नोट्स दे दिए, उन्हें वो देख लिया, पढ़ लिया और इसी से एग्ज़ाम दे दिया। इसमें क्या होता है कि अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिससे वो आसानी से पढ़ सकें और उनसे सीख सकें। इस पद्धति का उद्देश्य छात्रों को विविध ज्ञान और अनुभव प्रदान कराना है। इस पद्धति में का उद्देश्य क्या होता है कि छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें अलग अलग तरह का ज्ञान और अनुभव जो होता है वो प्रदान कराया जाता है, जिससे उनके ज्ञान, कौशल और मूल्यों का निर्माण होता है। ठीक है, इस पद्धति में शिक्षक भी बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए ये सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत कहलाता है कि ऑप्शन ए है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ऑप्शन बी है बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। ऑप्शन सी है बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है। चौथा कह रहा है कि सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान है। तो एक समान तो होता नहीं है क्योंकि सभी लोगों की बुद्धि स्तर अलग अलग होता है। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत का मतलब वही बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते हैं, सटीक रूप से मापा बिल्कुल नहीं माप सकते। तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा, बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। ठीक है, हमारा जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, ये भी याद रखना। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें इन्होंने बताया कि बुद्धियों का अस्तित्व होता है, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि दी है? 8 प्रकार की। इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत किया। उनके 8 प्रकार की बुद्धि थी: भाषागत बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, देशिक बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, अंतःव्यक्तित्व बुद्धि, अंतःव्यक्तित्व बुद्धि, प्रतिवादी बुद्धि। ठीक है, ये उनकी बुद्धियाँ थीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? तो जो लेव वाइगोत्स्की थे उन्होंने लैंग्वेज को किस प्रकार देखा था? ऑप्शन ए है कि भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक है, नहीं बाधक तो नहीं हो सकती। दूसरा है कि भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करता है। तीसरा कह रहा है कि भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है, अर्थहीन भी नहीं है। चौथा कह रहा है कि भाषा जैविक परिपक्वता का एक नगण्य अंश है, ये भी नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो हमारे अधिगम को सुसाधित करता है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की भाषा को इसी प्रकार से देखते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की भाषा को एक सांस्कृतिक उपकरण के रूप में देखते हैं जो अधिगम को सुसाधित करती है। वाइगोत्स्की एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा होता है, और इस सिद्धांत के द्वारा क्या होता है कि जो बालक होते हैं उनका विकास समाज के द्वारा होता है। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बालक
ज्ञान को प्राप्त करता है तथा अपने विचार या भाषा का विकास करता है, अर्थात भाषा भी हमारी सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखता है। इस प्रकार सामाजिक अंतःक्रिया बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार है, जिसमें बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसे बढ़ावा देता है। यानी कि काफ़ी दिनों से कह रहे हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर बॉयज़ हो तो इनके लिए नीले रंग के लो और अगर गर्ल्स है इनके लिए गुलाबी रंग के लो, क्योंकि लड़कियों को गुलाबी रंग पसंद होता है और लड़कों के लिए गुलाबी रंग नहीं होता है, उन्हें के लिए तो येलो रंग होता है। तो ऑप्शन ए है कि लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी है लड़के और लड़कियों के आनुवंशिक लक्षण। ऑप्शन सी है लिंग तरलता और ऑप्शन डी है लिंग चयन। ये तो हमारा ये हो जाएगा नो डाउट लिंग रूढ़िवादिता। ये चीज़ लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। हमारी व्याख्या कह रही है कि लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। लिंग रूढ़िवादिता किसी व्यक्ति के बारे में उनके लिंग के आधार पर बनाई गई वे धारणा है जो समाज में उसकी विशेषताओं, उनके व्यवहारों और जिम्मेदारियों को लिंग के अनुसार ही परिभाषित करती है। वे स्त्री पुरुष व लड़कों लड़कियों में भेद उत्पन्न करती है। इस धारणा द्वारा पुरुष को घर का काम करता धरता माना जाता है, इसलिए उनकी शिक्षा को महत्व दिया जाता है तथा लड़कियों और स्त्रियों से अपेक्षा की जाती है वे घरेलू कार्य करें। मतलब वही बात जो काफ़ी दिनों से चली आ रही है, डकियानुसी बातें कि अगर आप गर्ल्स हो तो आप घर का काम करने में आपको महारत हासिल होनी चाहिए, रोटी कपड़ा सब कुछ आपको आना चाहिए, और जो अगर आप लड़के हैं तो आपको बाहर का काम करना चाहिए, ठीक है, पैसे कमा के लाना चाहिए। चाहे आप घर में अच्छा काम कर लेते हैं या नहीं, अगर शेफ बनना चाहते तो आपको नहीं बनने दिया जाएगा, ठीक है। ये लिंग रूढ़िवादिता होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने देखा कि जो कक्षा में पढ़ाती हैं उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं, इसीलिए सरिता को चाहिए कि वे है कि शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करें ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। दूसरा कह रहा है कि छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाएं, सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। और ऑप्शन डी है कि इन मतभेदों के बारे में ध्यान ना दें। क्यों नहीं ध्यान देंगे, क्यों सख्त नियम बनाएंगे, क्यों अंतर करेंगे? सही आंसर तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा कि सीखने में सुधार के लिए शिक्षण में विभिन्न प्रकार के जो अनुभव हैं उनको शामिल करें। अगर वो अनुभव शामिल करेंगे तो अच्छे से बच्चे सीख पाएंगे। हमारी व्याख्या कह रही है कि अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने देखा कि कक्षा में जो वह पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर जो विद्यार्थी हैं वो विभिन्नताएं दिखाती हैं, इसलिए सरिता को क्या चाहिए कि वे सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में अलग अलग प्रकार के अनुभव को शामिल करें, जिससे बच्चे अपने स्तर के अनुकूल शिक्षण को प्राप्त कर सके और एक प्रभावशाली कक्षा का निर्माण कर सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों का नामीकरण, ऑप्शन बी है समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना और ऑप्शन डी है कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अवरोधन। तो नामीकरण नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए अवरोधन। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना और समान योग्यता आधारित विद्यार्थी समूहीकरण भी नहीं होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी हमें अधिगम प्रगति को समझना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन वह एक प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं कि कोई भी जो छात्र होते हैं उनके ज्ञान का आकलन करते हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझना, शैक्षणिक उपलब्धियों और छात्रों के प्रेरणा स्तर में सुधार लाना, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की विविध शिक्षण आवश्यकताओं को खोजना और उनका निदान करना है। नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है। ऑप्शन ए है अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन हो सकता है। ऑप्शन बी रचनात्मक मूल्यांकन,
योगात्मक मूल्यांकन में बदल जाता है। ऑप्शन सी है व्यापक मूल्यांकन अव्यापक मूल्यांकन में बदल जाता है। और चौथा है कि सतत मूल्यांकन असतत मूल्यांकन के बदल जाता है। जाएगा ऑप्शन ए असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या कह रही है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करने पर अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि अधिगम के लिए आकलन मूल्यांकन का एक प्रकार होता है जो छात्रों को स्वयं सीखने में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करता है। ठीक है, ये छात्रों की रुचियों उनकी योग्यताओं को जानने में सहायता करता है, जबकि अधिगम का आकलन में शिक्षक पूरी संकल्पना पर अध्ययन करवाने के बाद अंत में आकलन करता है। इसे विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। I hope you like this video. If you like it, then like, subscribe and share. And don't forget to subscribe this channel. So मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही स्टूडेंट्स अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके देख सकते हैं, उनके शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। सुबह 10 बजे कराते हैं और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर भी दे सकते हैं। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, कीप लविंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।